डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने सैंपल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं जो बोर्ड के द्वारा इश्यू किया गया है 5 सितंबर 2024 को। और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स मैंने ओसवाल से लिया है। ओसवाल जो एक अच्छी बुक मानी जाती है और यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सो आपका एग्जाम में भिड़ते भी है। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टोटल जो आपको समय मिलेगा एग्जाम के लिए वो 3 घंटा मिलेगा, 3 आवर्स। टोटल कितना टाइम मिलेगा आपको स्टूडेंट्स? 3 आवर्स टाइम दिया जाएगा। और ये 3 आवर्स जो टाइम दिया जाएगा इसमें टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 37 होगी। टोटल 37 क्वेश्चंस होंगे और ये 37 क्वेश्चंस को 6 पार्ट्स में बांटा गया है, 6 भाग में बांटा गया है, 6 सेक्शंस में बांटा गया है। कितने? 6 सेक्शंस में। ये सेक्शंस कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ। ये 6 सेक्शंस में आपको टोटल क्वेश्चंस को बांटा गया है, जिसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे और ये 20 क्वेश्चन जो होंगे वो सब एक-एक नंबर के होंगे, है ना? There are total 20 questions in section A and each question will carry 1 marks। हर क्वेश्चन जो है सो 1 नंबर का होगा। फिर सेक्शन बी में देखिए टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। सेक्शन बी में 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस 1-1 नंबर के होंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन सी में आप चले आइए तो सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। सारे क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के होंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स, सेक्शन सी में आपका टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस 3-3 नंबर के होंगे। फिर आप सेक्शन डी में देखिए, सेक्शन डी में टोटल आपका 4 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस 5-5 नंबर के होंगे। सेक्शन डी में टोटल 4 questions होंगे। There will be 4 questions in section D and each question will carry 5 marks, right? उसके बाद देखिए सेक्शन E में टोटल 3 questions होंगे और सारे questions 4 marks के होंगे। कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के होंगे, है ना? उसके बाद फिर देखिए सेक्शन E हो गया। उसके बाद देखिए सेक्शन F में टोटल एक ही मैथ वाला क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। उसमें से 2 क्वेश्चंस आपका हिस्ट्री से होगा और 3 क्वेश्चन जो है वो आपका होगा ज्योग्राफी से। 3 तो ज्योग्राफी से रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। सेक्शन ए में हमने आपको बताया कि टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, 1-1 नंबर का होगा, मतलब टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे हो जाता है। सेक्शन बी में आपका टोटल 4 क्वेश्चंस है, 2-2 नंबर का, तो 4 2 8 नंबर का हो जाता है। और यहाँ ये भी ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि आपका जो आंसर होगा, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। 40 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको 40 वर्ड से ज्यादा में नहीं देना है। 40 वर्ड्स के अंदर ही आपको आंसर उसका देना है। फिर सेक्शन सी में देखिए, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। इसमें जो है सो आपको टोटल 15 नंबर का है ना? और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सेक्शन सी में, और इसमें आपको 60 वर्ड से ज्यादा में आंसर नहीं देना है। आपका जो आंसर होगा वो 60 वर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए। फिर सेक्शन डी में देखिए, डी में आपका टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस 5-5 नंबर के हैं। इस तरह से यहाँ टोटल 20 नंबर का क्वेश्चंस होता है और इसका जो आंसर होगा वो आपको 120 वर्ड्स के अंदर देना है। कितना में देना है? 120 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 120 वर्ड्स के अंदर देना है। अगला जो आपका सेक्शन है, सेक्शन ई, ये आपका मैप वाला क्वेश्चन है, मैप वर्क है यहाँ पे। इसमें 2 ठो मैप रहेगा आपका हिस्ट्री से और 3 ठो मैप जो रहेगा वो आपका रहेगा ज्योग्राफी से। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है सो 1-1 नंबर का होगा। 37 नंबर क्वेश्चन जो होगा उसमें 1-1 नंबर का 5 ठो मैप रहेगा, 2 ठो आपका हिस्ट्री से रहेगा और 3 ठो ज्योग्राफी से रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो है सो आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन है।
टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा, है ना। सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा, टोटल 80 मार्क्स का होगा। आपको एग्जाम जो देने जा रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सेक्शन ए में जो है वो हमारे पास 20 क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं और सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो कहता है व्हाई डिड नेशनलिस्ट इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग फोल्कलोर। फोल्कलोर लोकगीत को लोग क्यों जो है सो फोकस कर रहे थे, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। किस लिए? टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन, इंटरप्ट द फॉलोइंग पाई डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें देखिए आपका सब कुछ दिया हुआ है। ये वाला देखिए, ये प्लेट्यू वाला रीजन ये है, ये रीजन है आपका प्लेट्यू वाला। कौन सा रीजन है? प्लेट्यू। ये प्लेट्यूज रीजन है। कौन सा रीजन है? प्लेट्यूज। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है वो प्लेट्यू वाला रीजन है, ये प्लेट्स वाला है और ये माउंटेन्स वाला है, जैसा कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछता है कि देखिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। ये प्लेन्स के अंडर में जो 43% लैंड है, इसका क्या महत्व है? तो आप जानते हैं कि जो भूमि समतल भूमि होता है, प्लेन्स मतलब होता है समतल भूमि, उसका क्या महत्व है? तो वहां पे उद्योग धंधा लगता है, इंडस्ट्री लगता है, लोग बसते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, लोगों को एग्रीकल्चर का काम करते हैं, मतलब कृषि का कार्य करते हैं समतल भूमि में। कृषि का कार्य कहाँ पे अच्छा होगा? समतल भूमि में नहीं होगा, पहाड़ वाला क्षेत्र में कहाँ से होगा? पहाड़ में तो कृषि करना बहुत डिफिकल्ट है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट प्रोवाइड्स, ए नंबर, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, राइट। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये जो डाटा दिया हुआ है इसको पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। तो क्या कहता है, देखिए यहाँ ए और बी दो स्टेट है और यहाँ पे जो है सो बता रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइफ बर्थ, मतलब पर 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से जो बच्चे मरने वालों की संख्या उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एज पर द डाटा गिवन अबव व्हाई स्टेट बी हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो बी है, बी वाला सेक्शन में देखिए यहाँ पे बच्चों की मृत्यु दर कम है। कम क्यों है? तो इसका कारण पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि जहां पे शिक्षा और चिकित्सा सबके लिए उपलब्ध हो, जहां पे ज्यादातर लोग शिक्षित होंगे और ज्यादातर लोगों के लिए चिकित्सा उपलब्ध होगा, है ना। जिस भी राज्य में शिक्षा और चिकित्सा सबके लिए उपलब्ध होगा वहां पे मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु दर कम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर है। इसमें देखिए ये पूछ रहा है, इधर एक तरफ रिजर्व, एक तरफ लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में आपका फॉरेस्ट का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में जो है सो स्टेट्स का नाम दिया हुआ है। इसको मैच करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? मैच करना है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हरियाणा में पाया जाता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज अ की टू सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अंडरटेकन इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है जो क्या चीज से रिलेटेड है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा पहला ऑप्शन है, इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1980। नो, ये बिल्कुल गलत है, 1980 से नहीं था। तीसरा कहता है, झारखंड पास द फर्स्ट
मस्ट बी सॉल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा कहता है द मेंबर्स ऑफ लोकल विलेज कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 1 और नंबर 4 सही है। तो देखिए कहां पे है, तो सी नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, द पीपल ऑफ बेल्जियम हैव successfully dealt with their community's power sharing problem and is leading a happy and peaceful life, which route to federation have they opted for, तो वहां पे कौन सा रूट को ऑप्टेड किया था, क्या किया था बेल्जियम में? बेल्जियम का कहानी आप लोग पढ़े होंगे है ना, जहां पे 3 कम्युनिटी का लोग था, एक डच बोलने वाले लोग, एक फ्रेंच बोलने वाले लोग और एक जर्मन बोलने वाले लोग, है ना। बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो इन द लिस्ट। अब यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो इसमें देखिए अब पहला है एथेनिक। एथेनिक क्या होता है इसके बारे में आप समझिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिस्ट 1 में कहता है एथेनिक, तो एथेनिक क्या होता है, ये एक सोशल डिवीजन है बेस्ड ऑन कल्चर। कल्चर के आधार पर जब सामाजिक विभाजन होता है तो वही है एथेनिक्स। उसके बाद दूसरा है मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरिज्म क्या होता है, ऐसा मेजोरिटेरिज्म का मतलब होता है कि जब कोई देश में या कोई देश में ऐसा माना जाता है कि जहां जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिस ग्रुप का संख्या सबसे ज्यादा है वही रूल करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मेजोरिटेरिज्म, है ना। तो ये चला जाएगा सी नंबर में। तीसरा है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है, जब एक ही देश के अंदर में, देश के अंदर ही दो ग्रुप में कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। तो ये किसमें चला जाएगा, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट opposing groups within a country। उसके बाद है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, जहां पे एक या 2 स्तर का सरकार होता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। जैसे आपका अमेरिका में है। अब भारत में कहिएगा तो भारत में 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है ना। चलिए यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला का हो गया आपका डी नंबर। पहला का देखिए डी कहाँ है, हाँ यहाँ पे ए नंबर, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर एक्स हैज टेकन क्रेडिट टू मेक कैंडल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिफाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, उसमें से कौन सा सही ऑप्शंस है ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन मीटिंग हिज टारगेट एंड एक्सेलरेटिंग हिज इनकम, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सेकंड में कहता है द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही है। थर्ड कहता है द क्रेडिट हेल्प्स हिम कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, ये भी सही है। फोर्थ कहता है इट हेल्प्स him in exercising restraint and get into the habit of taking more credit, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 देखिए कहां पे है, तो 1, 2 और 3 है सी नंबर में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर सी, 1, 2 एंड 3, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, The north-eastern states of India, like Nagaland, Mizoram, और अरुणाचल प्रदेश, enjoy special status in the Constitution of India because क्यों आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसको जो है 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है और उसको विशेष दर्जा दिया गया है। क्यों कुछ विशेष दर्जा उसको दिया गया है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण स्टूडेंट्स कि वहां पे जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है जिसको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, वहां पे जो है सो उसका सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के कारण जो है सो उसको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। सी नंबर सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी नंबर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, है ना।
नेपोलियन इन द गिवन पिक्चर इज डिपिक्टेड एज पोस्टमैन, व्हाट डू ईच लेटर फॉलिंग फ्रॉम हिज बैग रिप्रेजेंट्स। तो ये जो इसका बैग से लेटर गिर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बता रहा है कौन कौन सा क्षेत्र वो हारा था, जो जो क्षेत्र हारा था ना उसी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। लेटर्स ही पोस्टेड टू द मोनार्क, एरियाज कंक्वायर्ड बाय हिम, नहीं ये सब गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ वार्स ही फॉट, बिल्कुल हाँ, टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम, जो जो क्षेत्र को वो हारा था युद्ध में उसको प्रदर्शित कर रहा है ना, जितने भी लेटर्स मिले वो प्रदर्शित कर रहा है जो जो वो क्षेत्र को हारा था। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स which of the following factors significantly contribute to the process of globalization, select the correct option। अब यहाँ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है स्टूडेंट, तो इसमें राइट ऑप्शंस क्या क्या हो जाएगा, तो एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, पहला है आपका एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है एडवांसमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स, नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कहता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following statement about federalism in Indian constitution are correct। कौन सा जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है, तो पहला कहता है इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर, ये भी सही है। तीसरा कहता है द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इज इजी टू चेंज, नहीं ये गलत है, इजी नहीं है। चौथा कहता है चेंज इन पावर शेयरिंग, चेंजेस इन पावर शेयरिंग रिक्वायर a 1/3 majority in both houses of parliament, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 एंड 2। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट chronological order leading up to the civil disobedience movement, है ना। तो इसको आपको ऑर्डर में सजाना है, कौन सा मूवमेंट पहले हुआ था और कौन सा मूवमेंट बाद में हुआ है, इसको ऑर्डर में सजाना है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले 2, 1, 3, 4 बी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद आपका बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। उसके बाद फिर जो है सो लेटर विथ 11 डिमांड्स सेंट टू वायसराय, 11 तो डिमांड्स रखते हुए लॉर्ड इरविन को जो है सो भेजा गया था पत्र, और लास्ट में जो है सो सॉल्ट मार्च हुआ था, है ना। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन इकोनॉमी द 3 सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना। इन इंडियन इकोनॉमी द 3 सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर इंटरडिपेंडेंट, however the share of employment in primary sector remains high, most appropriate explanation for this could be, तो क्या हो सकता है, this could be क्या हो सकता है, देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेफरेंशियली ट्रीट द प्राइमरी सेक्टर, नहीं ये गलत है। दूसरा कहता है इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली एग्रेरियन एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है इनएडिक्वेट सर्विस सेक्टर जॉब्स फोर्स पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, ये भी बिल्कुल सही है। प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व है। चौथा कहता है प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स करता है रॉ मटेरियल सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को, नहीं ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको देखना है और सही आंसर को जो है सो तो
15 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसका? 15 का। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है, लेकिन 2 जो है वो इनकरेक्ट है। बाय द 1830 caricatures and cartoons were being published in Indian journals and newspapers coming on social and political issues। ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो कहता है some caricatures praised the educated Indians fascination with western tastes and clothes while others were looking forward to social changes। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स रिमेन एज दैट नो सिस्टम इज इंटायरली विदाउट शॉर्टकमिंग इवन डेमोक्रेसीज आइडेंटिफाई द इशू बीइंग रेफर्ड टू फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी नंबर, करप्शन, है ना। 16 का राइट आंसर हो जाएगा करप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लेड टू द राइज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल इन इंडिया। भारत में एक ही लेवल में बहुत सारे पार्टीज होने का क्या कारण है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी के वजह से, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के वजह से जो है सो भारत में एक ही स्तर में बहुत सारे पार्टियां होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन फिलिंग द ब्लैंक्स अक्रॉस कंट्रीज, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। नीचे दिए हुए से करेक्ट आंसर को आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट, डी नंबर हो जाएगा 18 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true meaning of equal treatment for women as necessary ingredient of a democratic society। तो इसका 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर। It is now easier for women to legally wage struggle for their rights। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में है, और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है स्टूडेंट्स। Consider the statement given below and choose the correct answer। Statement 1 में है आपका a communal mindset can lead to efforts to secure political influence for a specific religious group। ये तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा कहता है मेंबर्स ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी may seek to create a separate political entity as a response to such dynamics। नहीं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और स्टूडेंट्स अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर, ताकि हम आपका लाइव क्लास ले सके। जैसे ही हम लोग 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल में कंप्लीट करते हैं हम आपका लाइव क्लास लेंगे, और वहां आपको आजादी होगी किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस को पूछने के लिए। जो भी डाउट्स होंगे वो आप बेधड़क पूछ सकते हैं, और मैं ही नहीं हमारा पूरा टीम आपको लाइव क्लास लेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री, आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।